हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैंने आपसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन डिस्कस करे, मैंने आपसे वहां पर डिस्कस करा कि ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बात करी। और आज के स्टूडियो लेक्चर में माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट को सिखाते हैं, अच्छे से सारी चीजें करते हैं। आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगी और बहुत मजा भी आएगा ये सारी चीजें सीखने में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी माइनर। अगर आप माइनर निकालना चाहते हो तो माइनर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सपोज कर लीजिए आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है द माइनर ऑफ ए आई जे इज एम आई जे। ए आई जे क्या है? एलिमेंट्स। यहाँ पर ये जो आपको कलेक्शन दिख रहा है, एलिमेंट्स का जो आपको कलेक्शन दिख रहा है, ये एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो किसी का भी आप माइनर निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे A23 का मतलब क्या है? सेकंड रो एज वेल एज थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेकंड रो थर्ड कॉलम में हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ओके, हमें क्या चाहिए? इसका माइनर चाहिए। तो माइनर हमारा क्या होता है? हमें चाहिए M23। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी लाइंस जा रही हैं, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉलम जा रही है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी रो जा रही है, उसे आप कैंसिल आउट कर दो। जैसे ही आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा। क्योंकि अब क्या बचा? अब सिर्फ 4 एलिमेंट्स बचे हैं। 1 बचा है, 4 बचा है, यहाँ पर 0 बचा है और 6 बचा है। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है। 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपको कोफैक्ट माइनर कितना मिल जाएगा? माइनर आपको 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी सेम वैसी लिखी है, द माइनर ऑफ ए आई जे इज एम आई जे इज इक्वल टू n-1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट विच रिमेन्स आफ्टर डिलीटिंग द करस्पॉन्डिंग ith रो एंड jth कॉलम इन m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, सिंपली डिटर्मिनेंट ही फाइंड करा है और जो करस्पॉन्डिंग ith रो और jth कॉलम था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। बचे हुए एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट कर लिया? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि M12 बताइए। M12 का मतलब यानी यहां पर आपको निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट रखा हुआ है, जो मेंबर यहां पर रखा हुआ है, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसका आपको माइनर फाइंड आउट करना है। यानी फर्स्ट रो M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमने यहां पर इसको डिलीट करा, इसके साथ साथ इसके करस्पॉन्डिंग ith रो jth कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया। जब हमने एलिमिनेट कर दिया तो अब हमारे पास बचा क्या क्या? देखिए यहां पर ये रो और ये कॉलम हमारी डिलीट हो गई। 2 बचा, 0 बचा, 8 बचा और 3 बचा। ओके, तो यहाँ पर 2 0 8 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप कराओगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 0 इंटू 8 0। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पर आपने M12 निकाल लिया, यहाँ पर माइनर आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ M31 का माइनर फाइंड आउट करिए। यानी M31 जो पोजीशन है, M31 पोजीशन का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड रो की और फर्स्ट कॉलम की। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? ये सारी चीजें हटा देती हूँ। वापस से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके करस्पॉन्डिंग ith रो क्या होगी? इसके करस्पॉन्डिंग रो ये हो जाएगी और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉलम होगा वो ये हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट आपने कर दिया तो अब माइनर कैसे निकालेंगे? देखिए ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा। आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 5 7 जा 35। ओके, 5 7 जा 35 होता है। तो यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं 5 7 जा 35। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -3 आपको क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कोफैक्टर किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कोफैक्टर के लिए सेकंड हेडिंग डालिएगा, कोफैक्टर। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो फिर आप कोफैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं किसी भी पोजीशन पर आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर पूछती हूँ तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस जे। ओके, -1 टू द पावर i प्लस जे इनटू MIJ। यानी कि आपने माइनर फाइंड आउट कर लिया, उसमें क्या करेंगे? -1 टू द पावर i प्लस जे का मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर माइनर हमने M23 निकाल लिया है और अभी मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर मुझे कोफैक्टर चाहिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। कोफैक्टर चाहिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम की जो पोजीशन है वहां पर जो आपको मेंबर मिलेगा उसका कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 2 प्लस 3।
यहाँ पर I क्या है, I2 है, और J क्या है, J3 है। और C23 पर आपने माइनर कितना फाइंड आउट करा है, 2 3 पर जो माइनर आया है वो आपका 6 आया है, तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -1 टू द पावर ऑड, इसका मतलब क्या है, आपको -1 मिलेगा, तो -6 विल बी योर कोफैक्टर। ओके, -6 विल बी योर कोफैक्टर। इसी तरीके से अगर मैं C12 आपसे पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 हो गया, I + J को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया आपने माइनर का। माइनर आप पहले निकाल चुके हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 टू द पावर ऑड, फिर से आपको नेगेटिव ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -6। इसी तरीके से अगर मैं पूछती हूँ C22 बताइए, तो C22 का मतलब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी इस एलिमेंट की बात हो रही है। जब आप इस एलिमेंट की बात करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी रो होगी और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपसे माइनर की बात करूं तो M22 कितना निकलेगा, M22 निकलेगा, देखिए 1 बचा, 7 बचा, 0 बचा, 3 बचा, तो 3 × 1 7 × 0, तो यानी 3 - 0 हो जाएगा। कुल मिला के यहां पर आपको 3 मिल जाएगा। तो यहां पर कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 2 × यहां पर माइनर आपने कितना फाइंड आउट करा है, 3 फाइंड आउट करा है, तो यहां पर 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। -1 टू द पावर इवन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, देन 3 विल बी योर फाइनल कोफैक्टर। तो इस तरीके से हम लोग माइनर निकाल सकते हैं और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि एडजॉइंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए आइए उसको देखते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, लेट कर लीजिए आपके पास जो एक मैट्रिक्स ए है, ओके, जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैट्रिक्स आपने यहाँ पर ए कंसिडर कर दी है, सपोज कर लीजिए आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, सपोज कर लीजिए बी है वो, ओके, क्योंकि आप सारे ही पोजीशन पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोफैक्टर, यहाँ पर कोफैक्टर, यहाँ पर कोफैक्टर, सब पे आप कोफैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेट करना है। तो सपोज कर लीजिए ए मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिली है, ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपको मिली है वो आपको बी मिली है। तो अगर आपको एडजॉइंट लिखना है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखना चाहते हो, तो जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली है उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ओके, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आपको यहां पर मिल जाएगी। अब मेरा मतलब क्या है, इससे पता क्या चलता है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर मैं बात करती हूँ। तो मैं सेम एग्जांपल कंसीडर कर लेती हूँ आपके सामने। आपको मैट्रिक्स क्या दी हुई थी, मैट्रिक्स ए आपको गिवन थी, देखिएगा जरा, ये तो आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स ए हो गई, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी हेल्प से आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है सारी पोजीशन पर। तो लेट कर लेते हैं, जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली है वो बी मिली है, और यहां पर जब आप कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे तो किस तरीके से बनेगी, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, Cij is equal to -1 to the power I plus j, ओके, -1 to the power I plus j, और इसका माइनर, उसी पोजीशन पर आप माइनर ले लो। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं, इस पोजीशन की, तो इसके करस्पॉन्डिंग इससे जो लाइंस पास हो रही हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे हम लोग यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर जब आप माइनर निकालोगे तो माइनर कितना आएगा, सबसे पहले M11 पोजीशन लेते हैं, सारी पोजीशन पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 8 6 48, ओके। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कितना बच गया -33। अब जरा यहां पर C11 निकालिए, जब आप C11 निकालोगे तो -1 टू द पावर 2 इंटू -33 हो जाएगा, तो आपको -33 मिल जाएगा। यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर आपको इसका कोफैक्टर कितना मिल गया, -33, ओके, -33 मिल गया। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन कंप्लीटेड, मैं हटा देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। यहां पर निकालते हैं, अब क्या बचा, M11 हो गया, M12 की बात करते हैं। जब आप M12 कंसिडर करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके रो और कॉलम पास हो रही होंगी वो आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 8 बचेगा और 3 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 3 2 6 और 0 × 8 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 6। अब जरा निकालिए C12 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 3 × 6, और -1 टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -6 मिल जाएगा। यहां पर देखिए इस पोजीशन पर भी आपको कोफैक्टर की वैल्यू मिल गई, ओके। तो ये हमारा दूसरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। तीसरा कैलकुलेशन देखिए, फर्स्ट रो का
थर्ड जो कॉलम है वहां पर हम लोग माइनर निकालते हैं। तो यहाँ पर जब आप माइनर निकालोगे तो ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके रो और कॉलम पास आउट हो रही हैं उसको आप नेग्लेक्ट करो, उसे आप कैंसिल आउट करो। आपके पास क्या बचा, 2 बचा, 0 बचा, 5 बचा, 6 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, 6 2 12, 5 इंटू 0 0, तो ये आपका आ गया 12। अब यहाँ पर कोफैक्टर निकालिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोफैक्टर और माइनर की आपकी लगातार प्रैक्टिस होती जा रही है और एडजॉइंट आप सीखने वाले होगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 3, 4 इंटू 12, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, आपको 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, 12 पुट कर दो। थर्ड कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, इसको हटा दीजिए। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे वर्क करेंगे। सेकंड रो क्या है, M21, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर जब आप देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी रो हो गई और ये आपकी कॉलम हो गई, कैंसिल आउट कर दिए। 4 बचा, 7 बचा, 6 बचा और 3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, 3 4 12 और 6 7 42, ओके। तो 2 से 2 चला गया, 0 बचा, 4 में से 1 गया 3 और माइनस का 30 आपको मिलेगा। जब आप C21 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू 30, ओके, वो भी माइनस में 30। तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर और माइनस वैल्यू मिलेगी, माइनस माइनस प्लस, तो कोफैक्टर आपको 30 मिलेगा। तो यहां पर आप 30 पुट कर दो, ओके। तो ये आपने फोर्थ कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। आगे चलते हैं, अब हमें क्या निकालना है, M22, ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहां पर जब आप खड़े होगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो हो गई, सब कैंसिल आउट कर दिए। आपके पास क्या बचा, 3 1 3 -0 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहां पर माइनर मिल जाएगा 3। और को फैक्टर की बात करें तो -1 टू द पावर 2 + 2 4 हो गया इंटू 3। अब 2 + 2 क्या है, ये आई है, जे है, ओके, आई प्लस जे का एडिशन में डायरेक्टली लिख रही हूं यहाँ पर। तो ये भी आपको 3 मिल जाएगा। तो यहां पर आपका ये आ गया कोफैक्टर C22। अब क्या करेंगे, आप निकालेंगे हम लोग M23, ओके। M23 जब आप निकालोगे यहां पर तो M23 पोजीशन क्या है, M23 पोजीशन ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो हो गई। कैंसिल आउट करिए, क्या बचा, 6 1 4 और 0 6 बचा। तो 6 - 0 = 6 आ जाएगा। और यहां पर जब आप 2 3 को फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 5 इंटू 6। अब -1 टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव मिलेगा, -6 आपका को फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगी -6, ओके। अब क्या करेंगे, अब लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स बचे हैं ये 31 32 और 33, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। M31 अगर आप देखोगे तो M31 इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके रो है, ओके, ये रो है, इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, दोनों को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। क्या बचा, 8 4 32 बचा और 5 7 35 बचा, ओके। 8 4 32, 5 7 35। जब आप इसे सॉल्व करोगे -3 मिल जाएगा। अब यहां पर C31 निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया इंटू -3 हो गया। तो ये -3 आपको कोफैक्टर मिलेगा, यहां उठा के पुट कर दिए, ये -3 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, M32 पे वर्क करते हैं। चलिए आइए, यहां पर देखिएगा M32, ओके। M32 कितना हो जाएगा, M32 का मतलब है ये वाला एलिमेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कैंसिल आउट, इसके करस्पॉन्डिंग ये कैंसिल आउट। 8 1 8, 2 7 14। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 8 - 14 मिल जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा -6। अब यहां पर C32 अगर आप निकालोगे तो -1 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू -6, यानी को फैक्टर जो है यहां पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव। लास्ट स्पेस देखते हैं, माइनर देखते हैं लास्ट, ओके, 3 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी रो हो गई। यहां पर क्या बचा, 5 1 5 -2 4 8, तो कितना बच गया, -3। अब जब आप को फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया इंटू -3 हो गया। तो यहां पर को फैक्टर आपको कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो यहां पर आपने ये कैलकुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। अब ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी को फैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। अब अगर आपको एडजॉइंट चाहिए, आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ले लेना पड़ेगा। ये आपका एडजॉइंट नहीं आया है, ये आपकी को फैक्टर मैट्रिक्स आई है। अब अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मींस रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, और वी कैन से दैट कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में। तो ये हो जाएगा -33, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 12, ओके। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। थर्ड रो जरा ध्यान दीजिए, -3
6 एंड -3। तो यहां पर मैंने क्या करा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करा और उसके बाद इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है और इसमें कैलकुलेशन में भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैट्रिक्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अदरवाइज अभी कैलकुलस जब पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ना के बराबर कैलकुलेशन मिलने वाली है। ओके तो यहां पर आपने क्या सीखा, आपने माइनर निकालना सीख लिया, कोफैक्टर निकालना सीख लिया और एडजॉइंट निकालना सीख लिया। अब मैं आपको बताती हूं कि इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको कोई सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, आपको उसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ओके एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका कहलाता है फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप इनवर्स निकाल सकते हो आसानी से, इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से इनवर्स निकाल सकते हो। और एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनवर्स को निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक लगा के भी। तो यहां पर ये आपका आ गया फॉर्मूला। ओके तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ कि इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, देखिएगा जरा इनवर्स कैसे निकालेंगे आप। एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, या यहीं पर डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हमारी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा भाई, इनवर्स का फॉर्मूला हमने सीखा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए का मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए लिए, उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट से क्या करना है, हमें यहाँ पर डिवाइड करा देना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 लिया, अब 1 पॉजिटिव होगा, इसी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को माइनस आप कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 0 -1। फिर उसके बाद 0 है तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 जब आप कंसीडर करेंगे तो ये -1 -0 हो जाएगा। तो यहां पर जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 × 1 -1 और यहां पर भी ये आपको मिलेगा 1 × -1 हो जाएगा। तो यहां पर आपको डिटर्मिनेंट जो है वो मिल जाएगा -2। ओके डिटर्मिनेंट आपको कितना मिल गया, -2 मिल गया। तो ऐसा करते हैं, ये कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है और हमें पता चल गया है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है -2। तो इसको हम लोग यहीं पर एज इट इज रख देते हैं, जब यूज होगा तब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू उठा के यूज कर लेंगे। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब देखिए यहां पर आपको अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, सपोज कर लीजिए बी इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो बी का आपको ट्रांसपोज लेना है। तो एटलीस्ट आप पहले बी निकालो, जब आप बी निकाल लोगे तो ट्रांसपोज लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके तो बी निकालने के लिए यहां पर मैं क्या करती हूँ, एक बी मैट्रिक्स बना देती हूँ। उस तरीके से जितनी भी कैलकुलेशन से हमारे पास वैल्यूज मिलती जाएंगी हम लोग इसी मैट्रिक्स में पुट करते जाएंगे, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट देखिए M11। ओके यहाँ पर जब आप इसे कंसीडर करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं पहले माइनर की वैल्यू लिखूंगी, फिर उसी के आगे मैं उसके कोफैक्टर की वैल्यू लिखूंगी। तो माइनर कितना हो जाएगा, 0 × 1 0 हो गया और 1 × 1 यानी ये -1 मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा, देखिए अब माइनस प्लस डिसाइड करने के लिए सिर्फ इसको देखिए, 1 3 5 7 आ रहा है तो निगेटिव ले लीजिए। ओके और अगर आपका 2 4 आ रहा है तो फिर आप पॉजिटिव ले लिए। तो यहाँ पर ये -1 टू द पावर ऑड नंबर पॉजिटिव होगा, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर M12 फाइंड आउट करोगे तो M12 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देखो जरा, ये आपकी कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 × -1 0 और 0 × -1 0। तो यहाँ पर माइनर भी 0 मिलेगा और माइनर 0 मिल रहा है तो कोफैक्टर भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर M13 फाइंड आउट करते हैं। जब आप M13 फाइंड आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, 1 × -1 -1 0 × 1 0। तो ये आपको मिलेगा -1। ओके अब -1 टू द पावर i + j 3 + 1 4 यानी कोफैक्टर भी आपको कितना होने वाला है, -1 के ही बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए आपने कैलकुलेशन करी, 1 0 -1 आपको मिला। ओके आगे चलते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, एक रो की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम निकालेंगे M21 के लिए। M21 के लिए जब आप निकालोगे तो यहाँ पर देखिए जरा, ये
और ये करस्पॉन्डिंग जो आपके रो और कॉलम है कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 का 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, -1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1, तो बेसिकली -1 मिल जाएगा। और जब आप f को फैक्टर निकालोगे C21 तो 2 + 1 कितना है, 3 है, -1 टू दी पावर 3 -1, और यहां पर -1 यानी को फैक्टर से यहां पर अगर आप देखोगे तो साइन हट जाएगा माइनस से, को फैक्टर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपके लिए निकालूंगी M22। ओके, M22 का मतलब क्या है, ये वाला एलिमेंट। यहां पर अगर आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो है, 0 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, 0 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली M22 भी आपको 0 मिलेगा, तो C22 भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से M23 जरा देखिए, M23 जरा आप देखो तो यहां पर आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो गई, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, 0 का 0 से, तो यहां पर बेसिकली आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और C23 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो गया, -1 टू दी पावर 5 माइनस मिलेगा, तो बेसिकली यहां पर आपको -1 मिल जाएगा। तो वैल्यू पहले ये पुट कर देते हैं, 1 0, ये कितना आ गया, -1 आ गया। ओके, तो ये हमारी सेकंड कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं, अब थर्ड कैलकुलेशन करते हैं, यानी हम निकालेंगे M31। M31 क्या होगा, अगर आप यहां पर खड़े हो, अगर आप यहां पर खड़े हो तो इसके करस्पॉन्डिंग ये और ये कैंसिल आउट होगा, 1 × 0 0 और 1 × 1 -1 हो जाएगा, तो ये आपको -1 मिल जाएगा। और C31 अगर आप देखोगे तो ये भी आपको -1 ही मिलेगा। ओके, M32 जरा देखिए, M32 जब आप यहां पर देखोगे तो आप यहां पर खड़े हो, उसके करस्पॉन्डिंग ये रो हो गई, ये आपके कॉलम हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 × 1 1 और -1 × 1 कितना हो गया, माइनस बाहर होगा, एक माइनस अंदर, तो ये बेसिकली 2 आ जाएगा। और यहां पर जब आप C32 निकालोगे तो 3 + 2 5, तो ये आपको मिलेगा -2। इसी तरीके से जब आप M33 फाइंड आउट करोगे तो M33 कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए ये 0 है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, 1 × 1 और -1 × 0, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 1। और यहां पर 33C33 भी आपको मिल जाएगा 1, क्योंकि -1 टू द पावर 3 + 3 यानी ये ऑड इवन नंबर होगा, और इवन नंबर अगर पावर पे है तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आपको मिल जाएगा -1 -2 और 1। ओके, तो ये भी कैलकुलेशन मैं यहां से हटा देती हूँ, आपको जरूरत हो तो आप पीछे करके वीडियो वापस से यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि जब तक हम इसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे हमें क्या नहीं मिलेगा, एडजॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, B ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, जब हम रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, और कह सकते हैं कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में। तो 1 0 -1 1 0 -1 -1 -2 और 1। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब एक बार आपको ये सारी वैल्यूज मिल गई, बस हमें इसी की जरूरत थी। ए इनवर्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा -1/2। ओके, -1/2, और यहां पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट करी है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है 1 1 -1 0 0 -2 -1 एंड 1। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां पर आपने इस तरीके से इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, इनवर्स निकालने का एक सेकंड मेथड है जो शॉर्टकट है, मैं उसको बताती हूँ कि उसकी हेल्प से आप किस तरीके से इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये आपका -1 आया था, मेरे से माइनस मिस हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप -1 को इस तरीके से वापस से कंसिडर करिएगा। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन में मैंने -1 ही फाइंड आउट करा है, बट लिखा गलत है। ओके, तो इसे यहाँ पर करेक्ट करिएगा। आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसका सेकंड मेथड कि सेकंड मेथड एक शॉर्टकट मेथड है। ओके, देखिएगा, एक शॉर्टकट मेथड है जिसकी हेल्प से आप इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इनवर्स क्या है आपका, इनवर्स है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप आसानी से निकाल सकते हो, जो कि आपको -2 मिल जाएगा। और इसमें भी आप ये माइनस साइन को अंदर भेज के थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन वापस से कर सकते हो। अगर ऐसे रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में कि आपको ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले देखिएगा यहां पर इस तरीके से पहले यहां पर आप लिखो। और लिखना कैसे है, ये आपके क्या है, ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ओके, ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड वे बता रही हूं एडजॉइंट निकालने का। आप क्या करो, ये आपकी फर्स्ट रो होगी,
ये आपकी सेकंड रो होगी कैलकुलेशन के लिए, और ये आपकी थर्ड रो होगी कैलकुलेशन के लिए। यहां से जो इसका सेंटर एलिमेंट है, सेंटर एलिमेंट से आप एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 से आप 1 पे पहुंचोगे, फिर आप किधर पहुंचोगे, -1 पे पहुंचोगे, और फिर साइकिल कंप्लीट करके वापस 1 पे आ जाओगे। बात समझ रहे हो किस तरीके से चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चल सकते, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना होगा। दूसरी चीज, जो सेकंड रो है वो आपका फर्स्ट कैलकुलेशन का पार्ट होगा, जो आपकी थर्ड रो है वो सेकंड कैलकुलेशन का पार्ट होगा, जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो है वो थर्ड कैलकुलेशन का पार्ट होगा। तो सेंटर एलिमेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना और एक साइकिल कंप्लीट करनी है, और साइकिल में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। ओके, तो देखिएगा 1 से चले, 1 से 1 पर पहुंचे, 1 से -1 पर पहुंचे। देखिए जरा यहां पर हम कैसे चले, यहां पर हम चले 1 से चले, 1 से 1 पर पहुंचे, -1 पर पहुंचे, फिर 1 पर पहुंच गए। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या मिलेगा, आप 1 से चले, 1 से फिर 1 पर पहुंचे, फिर कहां पहुंचे, -1 पर पहुंचे, वापस से 1 पर पहुंच गए। बात समझ रहे हैं? यहां पर हमने क्या करा, 1 से चले तो 1 लिखा, फिर 1 पर पहुंचे वो भी 1 लिखा, फिर -1 पर पहुंचे वो भी 1 लिखा, फिर फाइनली 1 पर पहुंच गए वो भी 1 लिख लिया। इसके बाद 1 से चले, 1 से 0 पहुंचे, 0 से 0 पहुंचे, 0 से फिर 1 पहुंचे। देखिए यहां पर अगर आप इस तरीके से चलना स्टार्ट करोगे तो 1 से आप कहां चलोगे, 0 चलोगे, 0 से फिर आप इधर 0 पे चलोगे, और 0 से फिर 1 पे पहुंच जाओगे अगर एक साइकिल कंप्लीट करनी है। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, 0 यहां पर मिलेगा, सबसे पहले 1, फिर 0 पे पहुंचे, फिर 0 पे पहुंचे, और फाइनली फिर 1 पर आ गए। ओके, इसी तरीके से थर्ड रो में जरा देखिएगा, इसी तरीके से थर्ड रो में जरा देखिएगा। थर्ड रो का मतलब है फर्स्ट वाली रो की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड कैलकुलेशन 0 से 1 पर चले, 1 से फिर 1 पर पहुंचे, और 1 से फिर कहां पहुंच गए, 0 पर पहुंच गया। तो यहां पर देखिए 0 से चले, ओके, फिर 1 पर पहुंचे, उसके बाद फिर 1 पर पहुंचे, और फिर कहां पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट कॉलम यहां पर जनरेट होके आई है, जो आपकी फर्स्ट कॉलम जनरेट होके आई है, उसी को आप क्या करो, वापस से यहां पर रिपीट कर दो। तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। समझे आप? सबसे पहले आपने सेकंड रो को लिखा, कॉलम के टर्म में एक साइकिल कंप्लीट करी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर थर्ड रो को लिखा, साइकिल कंप्लीट करी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर फर्स्ट रो को लिखा, साइकिल कंप्लीट करी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थे एकदम सेम एज इट इज रिपीट कर दिया, लास्ट कॉलम बना दिया। ओके, अब देखिए जरा, अब अगर आपको यहां पर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, आपको अगर यहां पर अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखिएगा कितनी आसानी से अब एडजॉइंट आप निकाल सकते हो। अब आपको ये दो रो लेके कैलकुलेशन करनी है, ये 2 रो लेके कैलकुलेशन करनी है, और ये 2 रो लेके कैलकुलेशन करनी है। इससे आपको रो नंबर 1 मिलेगी, इससे आपको रो नंबर 2 मिलेगी, और इससे आपको फाइनल रो नंबर 3 मिलेगी। कैसे मिलेगी, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इधर तो चलिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ कराइए, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ कराइए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ कराइए, आपको 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो 0 का 1 से होगा, अगर 0 का 1 से होगा तो 0, और 1 का 1 से होगा तो 1, तो 0 -1 कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, 1 का 1 से और 0 का 0 से, तो 1 - 0 1 मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 का 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, -1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1, तो ये 1 - 1 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ओके, अब क्या करना है, सेकंड रो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सेकंड रो की कैलकुलेशन ये दोनों रो से मिलेगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे, इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे। बेसिकली जैसे डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे ना, वैसे ही सेम मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी करते चलना है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, 0 इंटू 1, 0 इंटू -1, बेसिकली 0 ही मिलेगा। अब 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, बेसिकली 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर -1 इंटू 1 कितना हो गया, -1, और 1 इंटू 1 1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर जरा देखिए, यहां पर जरा देखिए, अब जो थर्ड रो का जो कैलकुलेशन होगा वो ये दोनों रोज की हेल्प से होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, माइनस साइन इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, माइनस साइन इसका मल्टीप्लीकेशन इधर। तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 का जब आप 0 से करोगे तो 0 आएगा। 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 - 1 1 हो जाएगा माइनस का। अब 1 इंटू 1 0 इंटू -1
-1, तो बेसिकली आपको 1 मिल जाएगा। ये आपकी तैयार हो गई एडजॉइंट मैट्रिक्स। आपको ना ही माइनर निकालना पड़ा, ना ही आपको कोफैक्टर निकालना पड़ा। अब जरा आप कंपेयर करा के देख लो, -1 1 -1, यही आपकी फाइनल आई थी ना एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइनल। तो देखिए -1 1 -1। ओके, नेक्स्ट देखिए 0 0 -2, यहां पर देखिए 0 0 -2 ही आपको मिला है। यहां पर देखिए -1 -1 1, यहां पर देखिए -1 -1 1। तो शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो और कोफैक्टर और माइनर की हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्ट ट्रिक्स पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इसमें लंबे लंबे कैलकुलेशन वो करते रहते हैं। तो बेसिकली बस इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम घूम के कॉलम्स बना लीजिए, फर्स्ट वाली कॉलम्स को रिपीट कर दीजिए, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ताकि फर्दर जब आप रिविजन करो तो आप भूल ना जाओगे एक्चुअली में मैंने मेथड क्या बताया था। ओके, अब एक बार एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फिर से वही बन जाएगा, यहाँ पर आपका -1/2 आ जाएगा और ये आपके एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पर रखी हुई है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनवर्स निकालना है। तो बेसिकली आपने माइनर भी सीख लिया, कोफैक्टर भी सीख लिया, उसके बाद हम लोगों ने एडजॉइंट निकालना भी सीख लिया। अब यहां पर हमने इनवर्स निकालना भी सीख लिया, और इनवर्स में हम लोगों ने 2 मेथड सीखे। एक तो वही एडजॉइंट जैसे आप कन्वेंशनल मेथड से निकाल रहे हो, कोफैक्टर की हेल्प से आप वैसे भी निकाल सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एडजॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको सिखाया। ओके, कि आप यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन करो, शॉर्ट ट्रिक लगाओ और आप एडजॉइंट को इजिली फाइंड आउट कर लोगे। अब आगे चलते हैं और मैं आपसे डिस्कस करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कहां पर हेल्प करने वाली है। पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। ओके, सपोज कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, आपने इसके एक इनवर्स भी निकाल लिया तो आपको ए इनवर्स मिल गया। ओके, तो जब भी कभी आप ए का उसके इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपको मैट्रिक्स जो मिलेगी वो आपको मिलेगी यूनिट मैट्रिक्स। ओके, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है, कैसी होती है, कैसी दिखती है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारी की सारी चीजें मैं आपसे थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ए का एक इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका बराबर हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स के। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी पे आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर आप या तो इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो, या तो क्या करो, पहले ट्रांसपोज ले लो उसके बाद उसका इनवर्स ले लो, वैल्यू विल बी सेम व्हेन द मैट्रिक्स इज कौन सी, नॉन सिंगुलर। ओके, व्हेन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, तब उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर केस में चाहे आप इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले लो या आप ट्रांसपोज लेके इनवर्स ले लो, दोनों की ही वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अच्छा, बात आती है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपने सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करी और आपका ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ determinant, okay, if the determinant of A is equal to 0, then A inverse, okay, then A inverse does not exist। फिर उस पर्टिकुलर केस में आपका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे कि आपको दिया हुआ है, आपने ए बी का मल्टीप्लीकेशन कराया, कोई भी 2 मैट्रिक्स थी उसका मल्टीप्लीकेशन कराया, और मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद जो आपको फाइनल मैट्रिक्स मिली, आपने उसका ए इनवर्स निकाला, दैट विल बी इक्वल टू दी बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। यानी आपने इंडिविजुअल दोनों का क्या करा, इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब आप इनवर्स फाइंड आउट करके जब आप मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये आपका इसके बराबर होगा। यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप ए बी होल इनवर्स को ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं लिख सकते,
ओके आपको रिवर्स ही लिखना पड़ेगा बी इनवर्स ए इनवर्स, वरना आपकी वैल्यू सेम नहीं आएंगे। ओके क्योंकि इसीलिए ये प्रॉपर्टीज है, ताकि तभी आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आप फिफ्थ प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिए कोई तीन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, तीनों को आपने क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद आपको एक फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी, आपने उसका इनवर्स ले लिया, तो दैट इनवर्स विल बी इक्वल टू सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। अभी मैं जब इस पे एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो आपको सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। ओके तो इनवर्स की ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो लगातार आपके क्वेश्चंस में यूज होती हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बट वो ज्यादा यूज नहीं होती हैं, उससे गेट में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए, इससे आपके सारे गेट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। ओके आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो आपका इनवर्स की ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है ए बी सी एंड डी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके आपका जो ए बी सी डी है वो आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ईच विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, यानी सारी के सारी मैट्रिक्स क्या है, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका जीरो होता है। जब मैं आपसे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करूंगी वहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके अब बोल रहा है इफ ए बी सी डी जो है वो आई के बराबर है, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, देन बी इनवर्स विल बी। ओके बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी सी डी जो है वो आपका किसके बराबर है, आई के बराबर है। आई एक यूनिट मैट्रिक्स होती है। आई इज जस्ट लाइक अ वन, जैसे आप वन का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि वन का 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो आप बोलोगे 3 मिलेगा, मैं बोलूंगी अच्छा वन का 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, आप बोलोगे 10 मिलेगा। इसका मतलब वन एक ऐसी वैल्यू है जिसका किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराइए वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से आई मैट्रिक्स होती है, यानी यूनिट मैट्रिक्स होती है, इसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करा दिए वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है। अब अगर हमें यहां पर बी इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से ए रिमूव करेंगे, सी रिमूव करेंगे, डी रिमूव करेंगे, और इसको भी रिमूव करने का एक मेथड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते बी इधर ही रखते हैं, ए सी डी इधर भेज देते हैं, फिर उसके बाद उसे इनवर्स में ले जाएंगे। जिस साइड से आपको जो वैल्यू को हटाना है उसी साइड में आपको उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे कि जब मुझे ए हटाना होगा तो मैं इस साइड पे ए का मल्टीप्लाई कराऊंगी, जब मुझे डी हटाना होगा तो इस साइड पे मैं डी इनवर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगी, डी चला जाएगा। फिर मुझे सी हटाना होगा तो मैं इसी साइड पर सी इनवर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगी, तब जाके मैं इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकती हूँ विदाउट एनी एरर। ओके विदाउट एनी एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ए को रिमूव करते हैं, क्योंकि मुझे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ बी इनवर्स चाहिए, तभी हमारा आंसर यहाँ पर आ पाएगा। ओके तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दिया, बाकी क्या रखा हुआ है, ए बी सी डी रखा हुआ है, इधर भी मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दिया और आई आ गया। जिस साइड से मैं इधर से मल्टीप्लाई कराऊंगी उसी साइड से मैं राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कराऊंगी। अब ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आई मैट्रिक्स का। आई मैट्रिक्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बी सी डी में आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको बी सी एंड डी ही मिलेगा, और यहां पर आप ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ए इनवर्स ही मिलेगा। अब आपको डी हटाना है ना, तो अब आपको इस साइड से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, अब आपको डी इनवर्स का इधर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इधर भी आप इधर ही साइड से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बीसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए इनवर्स डी इनवर्स। ओके डी और डी इनवर्स आई के बराबर हो जाएगा, जो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख लो यहां पर मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई थी। ओके आगे चलते हैं। अब मुझे सी अगर हटाना है, अगर मुझे सी हटाना है तो मैं इसी साइड पर सी इनवर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगी, और फिर यहां पर भी मुझे अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिक्स आपको बैलेंस करने के लिए इस साइड पर भी सी इनवर्स का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी ए इनवर्स, फिर आपको क्या मिल जाएगा, डी इनवर्स, फिर आपको मिल जाएगा सी इनवर्स। ओके अब आपको ये बी की वैल्यू मिली है, अगर आपको यहां पर बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, ये बराबर हो जाएगा डी इनवर्स, सी इनवर्स की होल पावर -1। ओके क्योंकि आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना, आपने उधर बी इनवर्स करा है तो इसको जस्ट आपने -1 की पावर कर दी, रिवर्स कर दिया। अब आप ये प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, अब आप ये प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, अगर ए बी सी ओके -1 है तो आप क्या लिख सकते हो, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो यहां पर ए बी सी है और यहां पर ए इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स है, तो इसे हम लोग ए बी सी अगर कंसिडर कर लें, सपोज कर लीजिए ये ए बी सी डी लिखा है,
तो c टू द पावर -1, फिर आपका हो जाएगा d टू द पावर -1, फिर आपका हो जाएगा a टू द पावर -1। देखिए जरा, अगर मैं इसे a b c कंसिडर कर रही हूं तो c टू द पावर -1, b टू द पावर -1 एंड a टू द पावर -1 मुझे c b a के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने क्या करा, c d a के टर्म में लिख दिया। ओके, सेम। अब -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, c बचेगा। d टू द पावर, देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर d मिलेगा। a टू द पावर -1, इसकी पावर -1, तो -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो यहाँ पर आपको a मिल जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 99% इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि उनका दिमाग इस प्रॉपर्टी में नहीं चलता है कि वो ये प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जरा आप देखो, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाए, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर आपको मिल रही है, यानी m क्रॉस n की अगर कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की अगर कोई मैट्रिक्स है जहां पर m जो है वो n के बराबर हो जाए, यानी जितने नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाती हूं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे। बोल रहा है एन m क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर विच m इज इक्वल टू n। ओके, देन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। m इज इक्वल टू n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन मैंने आपसे बोला ना कि अगर m इज इक्वल टू n के बराबर हो गया तो m को चाहे आप m क्रॉस m लिख लो, चाहे आप n क्रॉस n लिख लो, बात एक ही है। ओके, द एलिमेंट, ओके देखिएगा जरा, द एलिमेंट ए आई जे, यहां पर आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आपका A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। इसी तरीके से अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। तो बोल रहा है ये जो आपको यहाँ पर एलिमेंट्स मिलते हैं ना, A11, यहाँ पर देखिए A11, A22 एंड A33, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्योंकि अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स के डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप इस तरीके से एक डायगोनल जैसे ही ड्रॉ करोगे तो ये इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, यानी A11, A22 and A33 are the diagonal elements, and the line along which they are lie is called the principal diagonal of the matrix। यानी ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ओके, ये जो मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को इस तरीके से जोड़ने के लिए एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहां पर ये मैंने यही चीज लिखी है। एलिमेंट अदर देन, ओके, एलिमेंट अदर देन A11, A12 आर कॉल्ड दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, A11, A22, A33 को। A21 देखिए, A31 देखिए, A32 देखिए, A12 देखिए, A13 देखिए, A23 देखिए, दे ऑल आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यहां पर जो आई होता है वो जे के इक्वल नहीं होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व कराया था। ओके, अब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के लिए आई जो है वो जे के बराबर होता है। अब डायगोनल एलिमेंट के जो डायगोनल आपको दिख रही है, इसके अपर साइड पर अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो वहां पर आई विल बी लेस देन जे। देखिए यहां पर ये आई है, ये जे है, ये आई है, ये जे है, ये आई है, ये जे है, यहां पर आई लेस देन जे के बराबर मिलेगा। और अगर आप बिलो द डायगोनल लाइन देखोगे, यानी बिलो द डायगोनल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर आई विल बी ग्रेटर देन जे होता है। तो ये बेसिक से ऑब्जर्वेशन है जो आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको लिखवा दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप एग्जांपल भूलोगे नहीं। ओके, यहां पर इसको लिखिएगा, डज नॉट इक्वल टू है ये। ओके, तो यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो एग्जांपल क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहां पर मैं सबसे पहले ब्रैकेट बना देती हूं, ओके, ये आपका ब्रैकेट हो गया। तो सपोज कर ली कोई भी मैट्रिक्स हो गई 2 3 4 7 3 9 6 2 7, ओके। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है 3x3 की, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बात समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसी आपकी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि मैंने यहां पर इसको बनाया, इसी को ही आप देख सकते हो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए जहां पर जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब जो डायगोनल लाइन पे एलिमेंट्स कट हो रहे हैं उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते? दैट मे बी और मे नॉट, ओके। वो हमारे क्या हो सकते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर मैंने इसकी हेल्प से भी आपको शो करने की कोशिश करी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं आपके सामने, तो सपोज कर लीजिए कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, ओके। आपने ये तो सीख लिया, आपने ये तो यहाँ पर सीख लिया कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स 3 8 9 कुछ होंगे, और इसके अलावा जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो आपके जीरो होंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोग जीरो ले लेते हैं। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है 8 की जगह जीरो हो सकता है, और आपके डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकते हैं, ये आपका जरूरी नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में अगर मैं AIJ के टर्म में लिखूं तो AIJ जो है वो आपका जीरो होगा। ये आपका क्या शो कर रहा है? ये आपके मैट्रिक्स में जो मेंबर्स होते हैं उसे शो कर रहा है। ये जीरो होगा जब I किसके इक्वल हो? ये I जब आपका J के इक्वल नहीं हो, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे I इक्वल टू J है, I जो है वो इक्वल टू J है। यहां पर भी देखिए I जो है वो इक्वल टू J है। कैसे पता चला? क्योंकि ये शो कर रहा है, ये आपका क्या शो कर रहा है? ये A11 शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये A22 शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये A33 शो कर रहा है। तो यहां पर अगर आपको डायगोनल एलिमेंट को समझाना है तो आप बोलोगे कि भाई AIJ जो है वो जीरो होगा जब I क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू J होगा, और AIJ कुछ वैल्यू देगा जब आपका I जो होगा वो इक्वल टू J के बराबर होगा। देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? जीरो होंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी समझा देती हूँ, उसे देखिएगा जरा। डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स मैंने बनाई है इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, DI ऑफ A, ओके। डायगोनल ऑफ A को भी हम, डायगोनल ऑफ A से भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिएगा जरा। और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल, और इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3, 8, 9, ओके। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसकी हेल्प से आप ये बना सकते हो। आपको पता चल गया कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है 3, 8, 9 है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी है। अगर 3 डायगोनल एलिमेंट दिए हैं तो ये किसका साइज क्या होगा? 3x3 का साइज होगा। डायगोनल एलिमेंट्स 3, 8, 9 हो जाएंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके हैं वो सारे के सारे आप क्या कंसिडर कर लोगे? जीरो कंसिडर कर लोगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और यहां पर हमने ये क्या लिखा है? यहां पर हमने ये डायगोनल, ये एक मैट्रिक्स है, जो कौन सी मैट्रिक्स है? जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी देखिएगा जरा। अगर सपोज कर लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। सबसे पहली डायगोनल मैट्रिक्स मैं यहां पर लिख रही हूं, सपोज कर लीजिए पहली मैट्रिक्स है X Y
जेड। ओके, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड है। अगर आप इसको किसी अनदर डायगोनल मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हो, अनदर डायगोनल मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए आपकी क्या है, ए है, बी है, सी है, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो फाइनल डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको मिल जाएगी यहां पर एक्स प्लस ए, ओके, वाई प्लस बी और z प्लस सी। बात समझ आ रही है? यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर देखिए जरा एक पेज लेते हैं और प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं और अगर आप उसका एडिशन करा रहे हो तो एडिशन में क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे आपस में। ओके, तो डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड और डायगोनल ऑफ ए बी सी डी का एडिशन से जो फाइनल डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस बी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। ओके, तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की। सेकंड प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए आपके पास है एक्स वाई जेड। ओके, इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन कराओगे किसी अनदर डायगोनल मैट्रिक्स से ऑफ सेम साइज, ओके, ये क्या हो जाएगी, सपोज कर लीजिए ए बी एंड सी। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको जो फाइनल डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, फाइनल डायगोनल मैट्रिक्स आपको यहां पर मिल जाएगी एक्स ए वाई बी एंड जेड सी। ओके, जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके अभी भी जीरो ही रहने वाले हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो देखिएगा यहां पर मैं लिख रही हूं डिटर्मिनेंट, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहां पर डायरेक्टली मैं लिख देती हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डिटर्मिनेंट ले लीजिए, किसका डिटर्मिनेंट लेना है, एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी एक्स वाई जेड, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपको यहां पर ये मिल जाएगी। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और मैं आपसे बोलूं कि डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, तो आपको यहाँ पर एडजॉइंट और मॉड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। मॉड का सिंपल मतलब है डिटर्मिनेंट से। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ये मॉड क्या करती रहती हूँ। मॉड क्या है, मॉड एक बेसिक से मेरी जुबान पे टिप पर आ गया है, इस वजह से मैं डिटर्मिनेंट को मॉड भी बोल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा जरा फोर्थ प्रॉपर्टी को देखिएगा। अगर मैं यहां पर निकालूं डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। ओके, मैं क्या करना चाहती हूं, मैं इसका इनवर्स लेना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसका इनवर्स दो, तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किसके बराबर हो जाएंगे, सारे के सारे उसके रिवर्स के बराबर हो जाएंगे। 1/y 1/z एंड 1/x, दैट विल बी दी इनवर्स। ओके, अगर डायगोनल मैट्रिक्स का आप इनवर्स लोगे तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, 1 में चले जाएंगे। अगर 2 6 7 दिया है तो 1/2 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूं, जो कि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, आने वाली वीडियो में आप मेरे साथ सीखोगे कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पर आप फिफ्थ प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हो, फिफ्थ प्रॉपर्टी को लिख सकते हो समझाने के लिए। मुझे जब तक मैं आइगन वैल्यू तक नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी कि ये कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। ओके, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इसके जो अब जब आप आइगन वैल्यूज निकालोगे तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली 3 आइगन वैल्यूज यहां पर होंगी, वो तीनों आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ओके, तो ये आपके एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके डायगोनल मैट्रिक्स की जिसे आपको ध्यान रखना है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स बोथ आर मोर और लेस सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है दैट मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी
समथिंग। ओके, कुछ भी हो सकता है आपका, 1 से लेकर जितनी भी पॉसिबिलिटी है नंबर्स की, कुछ भी आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। बट अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स को आप 1 से रिप्लेस कर दोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1 का मतलब है किसी भी एक नंबर से, किसी भी एक नंबर से, मतलब तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो है दैट विल बी सेम। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहां पर एक स्केलर मैट्रिक्स आपके सामने बनाऊं तो यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर ध्यान दिएगा, स्केलर मैट्रिक्स दिखती कैसी है, स्केलर मैट्रिक्स आपकी दिखती कैसी है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी। यहां पर आपका हो जाएगा के 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है के मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4 और मे बी समथिंग एल्स। ओके, तो यहां पर मगर ये एक कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर 2 से आपको स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो ये जो आपके स्केलर मैट्रिक्स है, यहां पर के की जगह कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, मगर सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी सेम। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स जो थी उसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है दैट में भी डिफरेंट, जैसे कि यहां पर देखिए 3 है, ओके 3 है, 8 है, 9 है, ऑल आर डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो यहां पर स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, अगर आपने 8 लिया है तो यहां पर भी 8 होगा, यहां पर भी 8 होगा, यहां पर भी 8 होगा, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी आपके 0 ही होंगे। ओके, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके चेंज नहीं होंगे, वो यहां पर भी 0 होंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स बीइंग इक्वल। ओके, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सारे इक्वल होंगे। अगर आप 1 रखोगे तो 1 1 1 आपका 1 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा जरा यहां पर, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये जो एक्सप्रेशन है इनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने लिखा है, देखिए आप भी समझिए, ये क्या शो कर रहा है, ए आई जे का मतलब है कि आप किसी भी पोजीशन पे आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई क्या शो करता है, रो को शो करता है, जे क्या शो करता है, कॉलम को शो करता है। तो यहां पर कह रहा है कि अगर ए आई जे 0 है, इसका मतलब है आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर आई जे के इक्वल हो गया तो आपको 3 पॉसिबिलिटी मिलेंगी, 1 1 की, 2 2 की, 3 3 की, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मैंने यहां पर बनाई है। तो 1 1 2 2 और 3 3 तीनों में आपका क्या है, कोई ना कोई नंबर है, तो 0 तो वैल्यू नहीं है। फिर आपसे बोल रहा है कि ए आई जे जो है वो कोई एक नंबर के होगा जब आई जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, जे के बराबर हो जाएगा। आई जे के बराबर है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स विल बी सेम। ओके, वो 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इसी वजह से उसको के से रिप्रेजेंट करा है कि कोई भी एक नंबर हो सकता है। ओके, तो यहां पर आपको डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है। बोथ आर मोर और लेस सेम, ओनली द डिफरेंस इज कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। आगे चलते हैं, अब मैं बात करती हूँ यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स इसको हम लोग और लिख देते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिएगा, a square matrix each of whose diagonal elements is 1 and each of whose non-diagonal elements are 0 is called the unit matrix or an identity matrix. Okay, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होंगे और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। यानी मतलब क्या है, अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाएं तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 1 होंगे और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो विच इज डिनोटेड बाय आई। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 2 क्रॉस 2 की अगर आप मैट्रिक्स बनाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, तो 1 0 0 1। ओके, ये आपकी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, 2 क्रॉस 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए 4 क्रॉस 4 की, तो 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं 4 क्रॉस 4 की भी मैट्रिक्स बना देती हूँ। ये आपको मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
एंड 0 0 0 1। ओके, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, 4x4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 है, और जितने भी आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, 0 है। तो इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी यही हो जाएगा। अगर देखिए, अगर ए जो है, यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका 0 होगा अगर आई जो है वो इक्वल टू नहीं है जे के, तब आप ए क्या लोगे, 0 लोगे। अब ए की वैल्यू आप 1 लोगे जब आई जो होगा वो जे के बराबर हो जाएगा, तभी तो आपने 1 ली है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है A11, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A22, A33, A44। ओके, तो यहां पर आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यूज कर चुकी हूं, अब आप यहां पर समझ सकते हो। देखिएगा जरा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप आई का मल्टीप्लाई कराओगे तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। ओके, आपकी मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी अगर आप आई का मल्टीप्लाई करा रहे हो। इसी तरीके से यहां पर आई दिया हुआ है तो आई स्क्वायर निकाल लीजिए, आई क्यूब निकाल लीजिए, आई की पावर 4 निकाल लीजिए, आपको यहां पर फाइनल इसकी वैल्यू आई ही मिलेगी। इसका मतलब इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसकी पावर 4 अगर आप करोगे तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है। इसी के साथ साथ अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो तो वो भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। इट मींस आई इनवर्स और आई दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वैल्यू विल बी 1, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 की हो, चाहे वो 4x4 की हो। इसको आप यहां से भी समझ सकते हो। अगर मैं यहां आई का डिटर्मिनेंट लूंगी तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको अगर और देखना है, प्रैक्टिस करनी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वैल्यू आपको हर बार क्या मिलेगी, हर बार वैल्यू आपको यहां पर 1 मिलने वाली है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, यहां पर देखिए, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लीकेटिव इंडेक्स। इसको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इंडेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर क्या है, आई का मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स से कराओ, मैट्रिक्स विल नॉट चेंज। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आई थिंक इतना ही रखते हैं। अभी आपकी टाइप ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, आधी कंप्लीट हो गई है, आधी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो आज की वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोनों आपकी कंबाइंड वीडियोस होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर इसमें कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगी। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो जहां पर आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो वहां पर आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते इस सब्जेक्ट को। ये एक इंपॉर्टेंट और एक बेसिक सब्जेक्ट है जो आपको आना चाहिए अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।